नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सिंह मावई, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर, बीए पाठ तृतीय के पाठ्यक्रम में समाहित स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित होगा कि कंपनी शासनकाल में भारत में जिस प्रकार से लगान व्यवस्था थी और 3 प्रकार की व्यवस्था उस समय प्रचलित थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसमें स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बंगाल में स्थापित कर संग्रहण की ठेकेदारी व्यवस्था से किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई थी। इस स्थिति में सुधार के लिए कंपनी सरकार ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी सुधार के लिए नियुक्त किया। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया। इसके द्वारा तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जमींदारी प्रथा को आधिकारिक तरीका जो चुना गया उसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। बाद में यह कुछ विनियामकों द्वारा पूरे उत्तर भारत में लागू किया गया। राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर और अभिलेखपाल यानी कि रिकॉर्ड कीपर जेम्स ग्रांट के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया और 1790 ईस्वी में उसने 10 वर्षीय व्यवस्था की। 1793 ईस्वी में उसने इस व्यवस्था को स्थायी बना दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई। जमींदार की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो जाता था। जमींदारों को यह निश्चित राशि एक निश्चित समय के अंतर्गत प्राप्त हो जाती थी। यानी सूर्यास्त
एक निश्चित समय पर सूर्यास्त से पहले यह राशि जमा करानी पड़ती थी, अन्यथा उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून को सूर्यास्त कानून भी कहा गया। और 1793 ईस्वी में जो परमानेंट सेटलमेंट इस्तिमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उसके अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं थी, क्या प्रावधान उसके अंतर्गत किए गए, उनके बारे में आपको क्रम से बताऊंगा। तो इसकी मुख्य व्यवस्था या धाराएं इस प्रकार थी। पहला, यानी जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक मान लिया गया, किंतु यह भी कहा गया कि यदि जमींदार नियमित रूप से लगान चुकाने में असमर्थ रहेंगे तो उनकी भूमि का कोई भाग उस राजस्व की वसूली के लिए राज बेच सकेगा। यानी कि जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक मान लिया गया, लेकिन अगर जमींदार समय पर लगान वसूल नहीं करा पाते हैं तो उसके बदले में उतना ही भूमि का हिस्सा सरकार नीलाम कर सकती थी, बेच सकती थी। दूसरा प्रावधान इसमें यह किया गया कि जमींदारों से किसी अन्य कर का दावा नहीं किया जाएगा, क्योंकि राज्य भू राजस्व के अधिकार से मुक्त हो गया था। अतः जमींदारों से किसी अन्य कर का दावा नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो 10 वर्षीय सेटलमेंट था उसके अंतर्गत पहले से जो निर्धारित लगान व्यवस्था के अंतर्गत जो भार जमींदारों को दिया गया था, तो उसे अन्य कर से मुक्त कर दिया गया। तीसरा जो प्रावधान हम इसमें देखते हैं कि इसके अंतर्गत जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीन लिया गया। जमींदारों से समस्त न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। इससे पूर्व जमींदारों के पास न्यायिक अधिकार भी हुआ करता था। तो इस व्यवस्था से, एक स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था से, जमींदार भी एक तरह से प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें भूमि का मालिक मान लिया गया था। इसके अंतर्गत जो चौथा जो हम प्रावधान है वो ये है कि जमींदारों से लगान जमा न कराने पर भूमि छीनने की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार अगर जमींदार किसी कारणवश लगान वसूल करने में आनाकानी करते हैं, समय पर लगान जमा नहीं कराते हैं, तो उनसे भूमि छीनी जा सकती थी। और नेक्स्ट जो प्रावधान है
वो ये कि भूमि कर में कमी बेसी न करने की व्यवस्था। क्योंकि जब 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू कर दी गई और उसमें निर्धारित कर दिया गया, और वो भी 10 वर्ष के लिए कर दिया गया, तो उसमें कोई कमी या बेसी नहीं की जा सकती थी। सरकार चाहते हुए भी, कंपनी चाहते हुए भी उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं कर सकती थी। तो इससे ये प्रावधान होने से जमींदारों को एक स्थायित्व प्रदान हुआ और वो भूमि के समतलीकरण की दिशा में कार्य करने लगे। इसके अलावा लगान निश्चित कर दिया गया। बंगाल और बिहार का जो प्रदेश था वो काफी संपन्न प्रदेश माना जाता था, इसीलिए अंग्रेज सबसे पहले वहीं एस्टेब्लिश हुए और उनका वहीं से कंपनी को स्थायित्व प्रदान हुआ। तो उन्होंने लगान व्यवस्था निश्चित कर दी गई कि फला लगान रहेगा और उसके लिए जमींदार अधिकृत है, वो किसानों से वसूल कर सरकार में जमा कराएगा। अब इसमें जो लगान वो इकट्ठा करते थे उसमें 89% वो जो है कंपनी को जमा कराते थे और 11% जो है हिस्सेदारी जमींदारों को प्राप्त होती थी। और नेक्स्ट जो प्रावधान था, किसानों द्वारा जमींदारों को दिए गए पट्टे, कंपनी द्वारा जमींदारों को दिए गए पट्टे को निश्चित कर दिया गया और उसका उनके मालिकाना हक प्रदान कर दिया गया। उसके लिए वो किसी प्रकार की न्यायिक मांग भी कर सकते थे। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रावधान इसमें किया गया वो ये किया गया कि भू राजस्व की दर दुगनी कर दी गई। जो लगान व्यवस्था है वो पहले से दुगनी कर दी गई तथा उत्पादन में वृद्धि होने पर भी न्यायालय की स्वीकृति के बिना, जब तक न्यायालय स्वीकृति नहीं देगा तब तक लगान में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। तो इससे जमींदार निश्चित हो गए कि बार बार लगान बढ़ेगा नहीं। कंपनी भी निश्चित हो गई कि वहां से फला फला जगह से इतना लगान राजस्व हमारे पास आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रावधान यह किया गया कि जमींदार रैयत को पट्टे जारी करे, इस बात पर जोर दिया गया तथा रैयत को यानी किसान को न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया। यानी जमींदार किसानों को पट्टे जारी करे और उसमें अगर वो किसी प्रकार की अड़चन उत्पन्न करते हैं तो रैयत न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भू राजस्व के माध्यम से एक लगान व्यवस्था के माध्यम से अपनी आय निश्चित कर ली, जिससे उनको
विकास का मौका मिला। धन्यवाद।